हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। तो काफ़ी बच्चे जो है वो प्रैक्टिस सेट की डिमांड कर रहे थे कि मैम प्रैक्टिस सेट लेकर आओ, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस कराओ। तो लो, आपकी डिमांड पे हाजिर है प्रैक्टिस सेट। हम लेकर आए हैं यूकेपीसीएस लेक्चरार की जो आपकी वैकेंसीज आई है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम टोटल 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी नए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी इस टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे कमेंट करके बताना कि 20 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कितने सवाल गलत हुए हैं। ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी सवाल सही होते हैं ना, ऐसे नहीं कि भाई आपके अगर 10 या 15 सवाल ही सही होंगे तभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 सवाल भी सही हो रहे हैं तो भी कमेंट करके बताना, 5 भी सही हो रहे हैं तो भी कमेंट करके बताना, 1 भी सही नहीं हुआ है तो भी कमेंट करके बताना कि मैडम ये सही नहीं हुआ। तो मैं और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हम सब यहाँ पे सीखने के लिए ही बैठे हैं, तो कोई शर्म वाली बात मत रखना मन में कि मैडम 2 ही सवाल सही हुए तो मैं कॉमेंट में क्या लिख के बताऊं कि मेरे 2 ही सही हुए। कोई बात नहीं, 1 भी सही नहीं होता तो भी बता दो कि मैडम सही तो 1 भी नहीं हुआ, लेकिन अब इन 20 सवाल को मैं अच्छे से याद कर लूंगा या याद कर लूंगी और दोबारा से ये 20 सवालों में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अभी गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो चाहे जितना गलत करना है उतना गलत कर लो, जितना सीखना है उतना सीख लो। ठीक है, तो आप मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इसकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो हमारे साथ में। वहां पे हम सारी ही क्लासेस की फ्री पीडीएफ जो है वो वहां पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू। ठीक है, अब क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आपको पता ही है भाई मैं दोनों ही माध्यम में पढ़ाती हूँ आपको, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कैन फैसिलिटेट द फॉलोइंग, यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेश निम्नलिखित को सुगम बनाता है। किसको सुगम बनाता है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन को यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन को, सेल्फ पेस्ड लर्निंग को यानी कि स्वगति से सीखने के लिए, सीखने को है ना क्या बनाता है, ये फैसिलिटेट करता है, सुगम बनाता है। या फिर पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स इन लर्निंग, सीखने में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना, और ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो निम्नलिखित में से किस चीज को सुगम बनाते हैं, किस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस को यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन को भी सुगम बनाते हैं, वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स इन लर्निंग यानी कि सीखने में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देने के लिए सुगम बनाते हैं चीजों को। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल। अब जहां पे आपको नॉट, करेक्ट, रॉन्ग ऐसे वर्ड दिख जाए ना, ऐसे वर्ड आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देगा, ताकि एग्जाम में क्या होता है, बच्चे हड़बड़ी में होते हैं, फटाफट से नॉट वॉट वाले वर्ड को पढ़ते ही नहीं है और जल्दी जल्दी में आता हुआ सवाल गड़बड़ करके गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नहीं आता है वो तो गलत होगा ही होगा, पर जो आता है कम से कम उसको तो गलत मत करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में जल्दबाजी, भाई पढ़ना तो फटाफट है क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भैया मैंने बोला कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ो तो आप पूरा अपने एग्जाम में आपको जो टाइम मिला है आप उसको सवाल पढ़ने में ही लगा रहे हो, इतना आराम से पढ़ रहे हो। इतना भी आराम से नहीं पढ़ना है कि पेपर ही छूट जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि सारा कुछ आपको समझ में आए और एक एक शब्द वहां पे बैठ के आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण कौशल नहीं है, इनमें से कौन सी टीचिंग स्किल्स नहीं है, स्टिम्युलेशन वेरिएशन उत्तेजना परिवर्तन, कॉन्फिगरेशन इंस्पिरेशन यानी कि कॉन्फिगरेशन प्रेरणा, क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटीज यानी कि प्राधिकरण की आलोचना करना, या फिर एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस अन्वेषणापूर्ण प्रश्न पूछना। तो इनमें से टीचिंग स्किल्स कौन सी नहीं है, प्राधिकरणों की आलोचना करना, जो अथॉरिटीज है उनको क्रिटिसाइज करना आपकी टीचिंग स्किल्स नहीं होती है, उत्तेजना में परिवर्तन करना यानी कि स्टिम्युलेशन वेरिएशन करना, कॉन्फिगरेशन इंस्पिरेशन यानी कि कॉन्फिगरेशन प्रेरणा, और साथ ही साथ एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन, तीनों ही आपकी टीचिंग स्किल्स का पार्ट है, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करना, हायर अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना टीचिंग स्किल्स में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एम ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है।
डेवलपिंग टीचिंग मेथड, डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, डेवलपिंग द टीचिंग सब्जेक्ट, या फिर टू डेवलप द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशल विकसित करना, शिक्षण विषय को विकसित करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विकसित करना। तो जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, यानी कि शिक्षण कौशल को विकसित करना है। अब आपको समझने की जरूरत है पहले कि ये माइक्रो टीचिंग क्या होती है। भाई एक तो हमारी टीचिंग होती है जो हम अभी कर रहे हैं, तो फिर ये माइक्रो टीचिंग क्या है? क्या टीचिंग और माइक्रो टीचिंग सेम है? अगर सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, अंतर क्या है दोनों में, इसको पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग होती क्या है? माइक्रो यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बताया ना भाई, जब भी किसी भी चीज को पढ़ने के लिए शुरुआत करो तो उसका नाम समझ लो। नाम समझ लिया, नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, 50% सारा मतलब उसका नाम में ही आपको मिल जाएगा। क्या बोला है? माइक्रो। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, छोटे। छोटे यानी कि ऐसे साइज में छोटा नहीं, छोटा यानी कि छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग क्या होती है? ऐसी टीचिंग जो कि एक छोटे स्तर पे की गई हो। भाई हम अगर नॉर्मल टीचिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल टीचिंग से जो माइक्रो टीचिंग होती है वो नॉर्मल टीचिंग के बजाय थोड़े से कम लेवल के ऊपर होती है। कम लेवल के ऊपर होती है मतलब नॉर्मल टीचिंग में आप अगर नॉर्मल क्लासरूम में देखोगे तो वहां पे आपको कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे एक क्लास के अंदर। ठीक है, आप क्लास का टाइमिंग देखोगे तो कम से कम आधे घंटे की या फिर 40-45 मिनट की क्लास का लेक्चर तो टीचर को लेना ही होता है। ठीक है, ये सारा आपके बड़े लेवल पे टीचिंग जब एक्चुअल में टीचर पढ़ाता है तब होती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग में सारी चीजें आपकी एक छोटे लेवल पे होती है। यहाँ पे आपको 30 से 35 बच्चे एक क्लास में नहीं दिखेंगे जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो। यानी कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है? सबसे पहले ये समझो, ये एक ट्रेनिंग का मेथड है जहाँ पे टीचर्स को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आने वाले समय में आपको बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे उनको हैंडल करना है, टैकल करना है। ठीक है, एक ट्रेनिंग है ये। तो ट्रेनिंग में हम अगर बच्चों के टीचर्स के सामने 30-35 बच्चे खड़े कर देंगे तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है? 5 से 10 बच्चे ही होते हैं यहाँ पे क्लास में। ठीक है, जहां पे एक्चुअल टीचिंग में 30 से 35 बच्चे हैं, वहां पे माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण में आपको 5 से 10 बच्चे ही दिखेंगे। जहां पे एक्चुअल टीचिंग आपकी 40 से 45 मिनट की होती है, माइक्रो टीचिंग जो है वो आपकी कम से कम मतलब आधे घंटे या फिर 36 मिनट की हो सकती है, या फिर 36 मिनट भी ना माने तो माइक्रो टीचिंग जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही मिनट की होती है। 36 मिनट तो पूरी माइक्रो टीचिंग की साइकिल जो है ना वो होती है। हम अभी किसी और क्लास में पढ़ेंगे कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। ठीक है, लेकिन हम अगर माइक्रो टीचिंग में सिर्फ टीचिंग पार्ट की बात करें, अब माइक्रो टीचिंग भी अलग अलग आपके है ना स्टेजेस होती है। ठीक है, पहले प्लानिंग करना पड़ता है, फिर आपको टीचिंग करना पड़ता है, फिर बच्चे को है ना समझाना पड़ता है, फिर इसको इवेल्युएट करते हैं, रीटीच करते हैं, रीप्लान करते हैं। काफी अलग अलग चरण होते हैं। अगर हम सिर्फ माइक्रो टीचिंग में शिक्षण वाले स्तर की बात करें कि भाई शिक्षण जो है वो कितने समय का होता है, तो सिर्फ 6 मिनट का होता है। यानी कि जहां पे एक्चुअल टीचिंग में टीचिंग जो है वो आपकी 40 से 45 मिनट की हो रही है, वहां पे माइक्रो टीचिंग सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट की होती है। तो सारी चीजें कम हो गई ना एक्चुअल टीचिंग से, इसलिए इस टीचिंग को क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। मतलब क्या है इसका? एक्चुअल टीचिंग से कम लेवल पे इस टीचिंग को करा जाता है। और ये टीचिंग नहीं है, ये क्या है? ये ट्रेनिंग है। हम टीचर्स को सिखा रहे हैं, वुड बी टीचर्स हैं, आने वाले समय में जो लोग टीचर बनने वाले हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है कि भाई आपको बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे क्लास में पढ़ाना है, आपको कैसे चीजों को समझाना है। ठीक है, ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है ये। ठीक है, आई होप माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया होगा। अभी इस क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, लेकिन मैं आगे एक पूरी आपको थियोरेटिकल क्लास लेके आऊंगी माइक्रो टीचिंग के ऊपर। आपके सिलेबस में दिया हुआ है और काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो मैं पूरी एक आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी जहाँ पे माइक्रो टीचिंग क्या होती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उद्देश्य है, क्या इसके चरण है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पूछा है कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण कौशल विकसित करना है, टीचर्स में टीचिंग की स्किल्स को जगाना है। भाई कैसे वो क्लास में जाके पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों के सामने उनको खड़ा होना है, बोलना कैसे है, बच्चों को टैकल कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, वो जो शिक्षण कौशल जो है, वो जो टीचिंग की स्किल्स जो है वो एक इंसान में डेवलप करने का उद्देश्य होता है माइक्रो टीचिंग का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल गिवन बाय, यानी कि क्रमबद्ध अनुदेशन निम्नलिखित में से
निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो किसने दिया है इन चारों में से? बीएस ब्लूम ने, बीके पासी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर बीएफ स्किनर ने। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का जो मेथड है ये आपका टीचिंग का एक मेथड है, ठीक है। आगे भी जब मैं टीचिंग के मेथड्स आपको पढ़ाऊंगी, अलग अलग टीचिंग के मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड हो गया आपका, है ना, ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, टीचर सेंटर्ड भी होते हैं, आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड्स भी होते हैं, काफी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, कि भाई एक टीचर किस प्रकार से पढ़ा सकता है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो उसमें से एक मेथड आता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया किसने है, तो आपको सारे ही मेथड की मैं वहां पे एक लिस्ट दे दूंगी कि कौन सा मेथड कौन से इंसान ने दिया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो किसने दिया है, तो बीएफ स्किनर ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953, 1956, 1958 या 1960। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1956 में, 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और वो भी यूजीसी कैसे बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है, ये सब कुछ मैं पता नहीं कितनी बार क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन पे क्या बोला है, NEP 1986 कंसिडर एजुकेशन एज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा को कैसे मानती है, इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन नेशनल प्रोग्राम या फिर एज अ सोशल प्रोग्राम। यानी कि आपकी 3 शिक्षा नीतियां अभी तक आ चुकी है, इसको भी हम इन डिटेल में करेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है कि भाई आपकी जो 3 शिक्षा नीतियां आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली कब आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक तो आई थी आपकी 1968 में, जब आपकी इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी। एक 68 का उल्टा कर लो, क्या होता है, 86 होता है ना, तो एक आई थी आपकी 1986 के टाइम पे, ठीक है, और एक आई आपकी 2020 के अंदर, बोलते हैं ना NEP 2020, तो एक आपकी 2020 में आई है। ये 3 शिक्षा नीतियां आपकी आई है, पहली आई थी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, दूसरी आई जब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और तीसरी आई 2020 में, जब कौन थे प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो तीनों ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है, तीनों ही आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं, इसके बारे में हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे आराम से। थ्योरेटिकल क्लास लेके आऊंगी मैं थ्योरी की, उसमें सारा कुछ कवर करेंगे कि तीनों शिक्षा नीतियों में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या सुझाव दिए थे सरकार ने, सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई थी ना, राजीव गांधी जी के टाइम पे, वो शिक्षा को कैसे मानती है, पिछड़ापन के रूप में मानती है, निवेश के रूप में मानती है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मानती है, या फिर सामाजिक कार्यक्रम के रूप में मानती है। तो वो शिक्षा को इन्वेस्टमेंट के रूप में मानती है, निवेश के रूप में मानती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे क्या बोला है, शिक्षण सहायक सामग्री किस दृष्टिकोण से संबंधित है, टीचिंग एड्स जो है वो किससे रिलेटेड है, बहुसंवेदी दृष्टिकोण से, तंत्र दृष्टिकोण से, कठोर शिल्प दृष्टिकोण से, या फिर सौम्य शिल्प दृष्टिकोण से, मल्टी सेंसरी अप्रोच से, सिस्टम अप्रोच से, रिजिड अप्रोच से, या फिर सॉफ्ट क्राफ्ट अप्रोच से। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो आपकी बहुसंवेदी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस से जुड़ी हुई है। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, शिक्षण सामग्री क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, अगेन नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, शिक्षण यानी कि टीचिंग जो हम करते हैं, सहायक यानी कि हेल्प, सहायता करना, किसी की हेल्प करना, और सामग्री यानी कि मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जो कि आपको टीचिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो किस दृष्टिकोण से संबंधित है, वो मल्टी सेंसरी अप्रोच से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम कोई भी टीचिंग का एड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब ये भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है कि टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मैं चार्ट बना के आपको समझा रही हूँ, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, उसके लेवल्स क्या होते हैं वो मैं आपको चार्ट बना के समझा रही हूँ। तो चार्ट क्या हो गया आपका, शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, एक ऐसी सामग्री है जो कि मेरे को शिक्षण करने में सहायता कर रही है, ठीक है। या फिर मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लिख लिख के पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये क्या है, ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है, पढ़ाने में हेल्प कर रहा है ना मुझे। या फिर मैं बात करूं, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ, ये भी क्या है, एक टीचिंग एड है, आपका शिक्षण सहायक सामग्री है, ऐसी सामग्री है जो कि शिक्षण में मदद करी, सहायता दे रही है, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसका दृष्टिकोण क्या होता है, अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही हूँ तो आपकी आंखें चल रही है, मैं कोई वीडियोस आपको दिखा रही हूँ तो आपके कान चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुसंवेदी दृष्टिकोण हो रहा है, यानी कि मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो आपके काम कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है ये कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है, ये आपके मल्टी सेंसरी अप्रोचेस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका एक भी सवाल कहीं पे भी गलत ना हो जाए। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू ले थेरे, है ना, अकॉर्डिंग टू ले थायर द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी कि ले थायर के अनुसार संचार के मूल कार्य को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं ले थायर के अकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे क्या बोला है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? हमने ऑलरेडी इसके बारे में कर लिया है कि एनसीटीई क्या होता है। एनसीटीई एक ऐसी संस्था है जो कि टीचर्स एजुकेशन के लिए काम करती है। सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था, वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देख लेना। इसके स्पेसिफिक हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अगर जिसने वो वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा कि 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस या फिर स्टोरी टेलिंग या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड? तो कौन सा इनमें से टीचिंग मेथड आपका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन करना आपका कोई भी टीचिंग मेथड नहीं होता है। प्रोजेक्ट देना, भाई बच्चे को मैं प्रोजेक्ट दे रही हूँ तो ये भी आपका एक टीचिंग मेथड ही होगा। मैं बच्चों को कहानी कह के कोई चीज समझा रही हूँ या फिर मैं बच्चे को ह्यूरिस्टिक मेथड से समझा रही हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जहाँ पे मैं बच्चों को प्रॉब्लम्स दे रही हूँ, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर रहे हैं। भाई वैसे तो क्या होता है, बच्चों को कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो बच्चे खुद टीचर के पास में आते हैं और टीचर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि भाई वो एक है ना, जब साइंस के लैब में कुछ बच्चों को सिखा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई बच्चे साइंस के लैब में अलग अलग केमिकल्स को खुद ही डाल रहे हैं, फिर खुद ही सीख रहे हैं उनसे कि अच्छा इस केमिकल से ऐसा होता है क्या, उस केमिकल से ऐसा होता है क्या। तो इन्होंने फिर ह्यूरिस्टिक मेथड को डेवलप करा और आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा कि बच्चे को खुद से खुद की समस्याओं का समाधान करने दो, टीचर्स जो है वो ज्यादा उनको स्पून फीडिंग ना करे। ठीक है, तो ये होता है आपका अन्वेषणात्मक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको भी आगे हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Whose suggestion is that comprehensive colleges should be established in all the state, यानी कि सभी राज्यों में समग्र महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई राजीव गांधी के टाइम पे, उसका था क्या? कोठारी आयोग का था, राधाकृष्णन आयोग का था या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन ने, यानी कि कोठारी आयोग ने इस बात के लिए कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोठारी आयोग क्या है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? मेन कंपोनेंट ऑफ टीचिंग वर्क्स आर, यानी कि शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट और कोर्स या फिर टीचर और स्टूडेंट? क्या बोला है? शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन से हैं? पेरेंट्स जो है वो शिक्षण में नहीं आएंगे, प्रिंसिपल जो है वो मतलब आपके स्कूल से जो जुड़ा हुआ है लेकिन शिक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। शिक्षण में कौन आएगा? आपका छात्र आएगा, आपका शिक्षक आएगा और आपका पाठ्यक्रम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एरियाज ऑफ असेसमेंट आर, मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिमिटेड, अनलिमिटेड, कॉम्प्रीहेंड या फिर डिटेल? तो अनलिमिटेड यानी कि असीमित, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग कैन बी ट्रेन्ड, टीचर्स आर बॉर्न या फिर ऑल ऑफ दीज? ठीक है, क्या बोला है कि भाई इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो टीचिंग इज एन आर्ट, भाई बिल्कुल सही बात है, टीचिंग जो है वो आर्ट होती है, पढ़ाने की कला ही तो होती है ना, सब में थोड़ी ना होती है। फिर दूसरा बोला है कि टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड, यानी कि शिक्षकों को परीक्षित किया जा सकता है। थर्ड बोला है टीचर्स आर बॉर्न, यानी कि शिक्षक जो है वो जन्मजात होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो पहला कथन तो आपका सही है। बेसिकली इस कथन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन ये कथन भी सही है। मैंने जब आपको टीचिंग की पहली क्लास करवाई थी, जब मैंने आपको प्रिंसिपल्स करवाए थे टीचिंग के, तो मैंने क्या बताया था? टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज टीचिंग इज एन साइंस। टीचिंग आर्ट भी है, कला भी है और टीचिंग साइंस भी है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखते कि टीचिंग खाली आर्ट है, यानी कि टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक कला ही है, तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि टीचिंग कला के साथ साथ साइंस भी तो है, विज्ञान भी तो है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि टीचिंग कला है, तो हाँ कला तो है, लेकिन ये नहीं बोला है कि भाई टीचिंग साइंस नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है आपको, ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है? शिक्षकों को परीक्षित किया जा सकता है, यानी कि टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। माइक्रो टीचिंग या फिर बीएड के आप कोर्स करते हो, टीचिंग के काफी सारे कोर्सेज होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या होता है? टीचर्स को परीक्षण है ना, प्रशिक्षित किया जाता है ना, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो भाई टीचर
को ट्रेनिंग दे सकते हैं ना हम। अगर किसी में टीचिंग की क्वालिटीज नहीं है तो उसको ट्रेन करके, उसको ट्रेनिंग देके हम उसके अंदर वो क्वालिटीज को जगा सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है। पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो थर्ड बोला है शिक्षक जो है वो जन्मजात होते हैं, यानी कि टीचर्स तो पैदा ही होते हैं। भाई जो टीचर बना है उसके अंदर जन्मजात से ही ये पढ़ाने की कला थी, ऐसी बात है क्या? अगर सब में जन्मजात से पढ़ाने की कला होती तो क्या मैं और आप यहाँ पे बैठ के टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे होते? क्या मैं आपको पढ़ा रही होती? आप में तो जन्मजात से ही वो कला होती, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालय की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वुड्स मैनिफेस्टो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर एजुकेशन कमीशन? तो आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है, इसने कहा था इस बात के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे बताओगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, साथ ही साथ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो कौन से ईयर में आया था? सारी कमीशन हमने कर ली है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हमने देख लिया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हमने देख लिया है। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, और कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब शुरू हुई थी? 1980 में, 1990 में, 2009 में या फिर 2000 के अंदर? तो 1980 में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना जो है शुरू हुई थी। ठीक है, रूसा की फुल फॉर्म क्या है? तो रूसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है? प्रोसेसिंग ऑफ टेस्ट डेटा, परीक्षण डेटा का संसाधन करना, फॉर ऑडिट करना, यानी कि जो डेटा है उसको ऑडिट करना, उसका लेखा जोखा देखना, प्राइस डेवलपमेंट करना, या फिर अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की न्यून क्षतिपूर्ति करना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की न्यून क्षतिपूर्ति करना कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। वो डेटा को क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग भी कर सकता है, उसका ऑडिट भी कर सकता है और मूल्य निर्धारण का विकास भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग जो है वो कब गठन हुआ था उसका? 1964, 1962, 1950 या 1955? तो 1964 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोठारी आयोग क्या है, क्या इसकी रिकमेंडेशन वगैरह थी, क्या सुझाव दिए, ये भी हम सब कुछ ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। मेन स्कोप ऑफ NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? टू रेगुलेट टीचर एजुकेशन, प्रोवाइड हायर एजुकेशन, डेवलप स्कूल करिकुलम, या फिर टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन? यानी कि NCTE का मुख्य स्कोप क्या है? शिक्षक शिक्षा को विनियमित करना, उच्च शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय पाठ्यक्रम विकसित करना, या फिर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। जिसने NCTE की क्लास देखी है उसको तो काफी सिंपल तरीके से आंसर बन जाएगा। कोई मैंने 1000 बार बोला था उस क्लास में, NCTE का मतलब क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। ये शिक्षकों की शिक्षा के लिए काम करता है, टीचर्स की एजुकेशन के लिए काम करता है। तो उच्च शिक्षा का कोई रोल ही नहीं है इसमें। स्कूल के करिकुलम को जगाना है, यानी कि पाठ्यक्रम को विकसित करने का कोई रोल ही नहीं है, और तकनीकी शिक्षा से भी कोई इसका मतलब नहीं है। ये शिक्षक शिक्षा को विनियमित करता है, टीचर्स एजुकेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करे थे। मैंने आपको बताया था कि 20 सवाल हम सॉल्व करेंगे, तो 20 सवाल हमने सॉल्व करे। आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। अगर आपको लगता है कि मैडम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए था या फिर ये क्यों नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, आप मुझे अपने सजेशन भी बता सकते हो। फिर हम वापस से एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे तो सारे क्वेश्चन सही है, आंसर एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कभी कभी भाई ऊंच नीच हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। हम भी इंसान है, PDF बनाने में कभी दिक्कत हो जाती है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और वीडियोस को अपने जो ग्रुप्स है, आपके टेलीग्राम के ग्रुप हो गए, आपके कॉलेज के ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, उन अच्छे ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी बच्चों तक भी वीडियोस जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, बाकी आपके कोई भी सजेशन है तो बेशक आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। कोई आपकी दिक्कत है, मैडम इस चीज में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इस टॉपिक के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मेरे को बता सकते हो। या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को
कमेंट करके बता दिया करो। अब बच्चे कमेंट करके लिखते हैं कि मैडम और भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आओ। भाई और टॉपिक का नाम तो बताओ, तो आप स्पेसिफिक नाम बताया करो कि मैडम इस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दो, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है और वो चीज आपके नोट्स में नहीं है तो उसको याद से ऐड ऑन जरूर से कर लेना और क्लास को देखना। क्लास को देखने के बाद में कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको वापस से सॉल्व करना कि भी क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है आपसे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।